हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 5। अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है तो आई पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और सारे ही यहाँ पे जितने भी आपके मॉक टेस्ट ऐड हैं वो सारे आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस inaugurated the newly reconstructed Sindoor Bridge in Mumbai, renamed to honor Operation Sindoor. What was the previous name of this bridge? तो आपका एक ब्रिज जो है इनॉग्रेट किया गया है आफ्टर दी रिकंस्ट्रक्शन एंड इसका नाम क्या रखा गया है? सिंदूर ब्रिज। क्यों रखा गया है आप सभी को पता है, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे इसका नाम रखा गया है और इस ब्रिज का प्रीवियस नाम था आपका कारनाक ब्रिज। ठीक है, क्या नाम था? कारनाक ब्रिज, जो ब्रिटिश गवर्नर आपके थे, ठीक है, जेम्स रिवेट कारनाक, इनके नाम पे इस ब्रिज का नाम जो है रखा गया था। और ये आपके गवर्नर थे बॉम्बे के 1839 से 1841 के बीच में। और इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन आपका 1868 में जो है किया गया था और इनके नाम पे कारनाक ब्रिज का नाम रखा गया था। ठीक है, ये जो ब्रिज है आपका सिंदूर ब्रिज, जिसको रीनेम किया गया है अभी, इसका लेंथ है 328 मीटर का और 4 लेन ब्रिज ये आपका है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिवाइज को लेंडिंग गाइडलाइंस इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट। तो रिसेंटली आरबीआई ने रिवाइज की है को लेंडिंग गाइडलाइंस आपकी, ठीक है, रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए, जिसमें आपका एनबीएफसी बैंक ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनको आपका मेंटेन करना होगा, उनको रिटेन करना होगा 10% ऑफ ईच इंडिविजुअल्स लोन ऑन देयर ओन बुक। जैसे आपका 100 रुपए का लोन दे रहे हैं तो उसका 10% जो है वो इन्हें रिटेन करना पड़ेगा इनके पास। ठीक है, ऐसे रेगुलेटरी एंटिटीज जो को लेंडिंग अरेंजमेंट्स में इन्वॉल्व हैं उनको ये मेंटेन करना होगा, ये मैंडेटरी किया गया है। दूसरा पॉइंट है कि जो लोन ओरिजिनेटर है उसको ट्रांसफर होना चाहिए लोन, ठीक है, को लेंडर से। मतलब जैसे बैंक है, बैंक ने 1 तारीख को अगर यहाँ पे जो है एक लोन की यहाँ पे 1 तारीख को बात हुई है तो विद इन 30 डेज जो है ये लोन आपका दे देना चाहिए, मतलब ट्रांसफर हो जाना चाहिए लेंडर, सॉरी, जो पर्सन है, इंडिविजुअल है उसको, ठीक है, जिसने लोन लिया है। तीसरा पॉइंट कह रहा है, ईच पार्टनर इन द को लेंडिंग अरेंजमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज पोर्शन ऑफ द लोन एज अ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिविजुअल है, उसने स्टार्टअप्स के लिए लोन लिया है, ठीक है, तो वो अपने लोन को पीएसएल जो है बता सकता है। ठीक है, इन दैट केस यहाँ पे क्या बोला है, ईच पार्टनर्स इन अ को लेंडिंग अरेंजमेंट्स कैन क्लासिफाई, ये क्लासिफाई कर सकते हैं इसके पोर्शन ऑफ लोन को एज अ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग प्रोवाइडेड द लोन मीट्स द पीएसएल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो होता है तो वो यहाँ पे अपने पोर्शन जो उनका है लोन का उसको एज अ पीएसएल अनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द इंटरेस्ट रेट चार्ज टू द बोरोवर्स इन को लेंडिंग अरेंजमेंट्स इज अ ब्लेंडेड रेट। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा बोरोवर से इन अ को लेंडिंग अरेंजमेंट्स वो ब्लेंडेड रेट का होना चाहिए। जैसे अगर बैंक यहाँ पे आपका 10% पे दे रहा है और एनबीएफसी जो इंटरेस्ट रेट दे रहा है लोन पे वो 12% दे रहा है, तो जो एवरेज ब्लेंडेड रेट यहाँ पे होगा वो जो मतलब को लेंडिंग अरेंज, मतलब जहाँ पे लोन में ब्लेंडेड रेट्स जो हैं वो चार्ज किए जाएंगे। ठीक है, okay, the interest rate charged to the borrowers in co-lending arrangements is blended rate determined based on the weighted average of each regulated entity's internal rates proportionate to their funding contribution. Next आता है, the roles and responsibility of each partner in a co-lending arrangement must be clearly disclosed upfront in a loan agreement with the borrower. तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सारा पॉइंट। अब यहाँ पे बोला गया है एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कि जो लोन ट्रांसफर की प्रक्रिया है वो विद इन 15 डेज होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर जो लोन है वो ट्रांसफर हो जाना चाहिए आपके इंडिविजुअल को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ अदर पॉइंट्स हैं, एक एक करके सबको डिस्कस कर लेंगे। अभी ये चीज़ तो हमने पढ़ ली थी कि मैंडेटरी किया गया है कि इनको 10% रिटेन करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि ये जो डिजिटल लेंडिंग है वो आपकी इट विल बी गवर्न बाय द आरबीआई डायरेक्शन 2025। तीसरा, ये आपका इंप्लीमेंट होगा 1 जनवरी 2026 से। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो को लेंडर है
उनको विद इन 15 डेज जो है आपका लोन जो है आपका ट्रांसफर करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो डिफॉल्ट लॉस गारंटी आपकी है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, ओरिजिनेटिंग लेंडर कैन ऑफर अप टू 5% ऑफ डिफॉल्ट लॉस गारंटी बट इट कैन नॉट बी यूज फॉर अ क्रेडिट एनहांसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है पीएसएल वाला भी हमने डिस्कस कर लिया था कि जो दोनों पार्टनर्स हैं इन को लेंडिंग अरेंजमेंट्स दे कैन क्लासिफाई देयर पोर्शन एज अ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ठीक है, अगर एलिजिबल होते हैं, ओके। नेक्स्ट है जो गाइडलाइंस है, इट अप्लाइज टू ऑल द कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसीज बट एक्सक्लूड्स स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स, ठीक है। इंटरेस्ट रेट का भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये ब्लेंडेड इंटरेस्ट रेट आपको चार्ज करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है if one partner classifies a loan as a special mention account or a NPA, the same classification applies to the other partner. ये भी क्लियर है, सिंपल लैंग्वेज में है। नेक्स्ट है lenders must include borrower selection criteria, product lines, fee structure and other relevant terms in their credit policy. इसके अलावा सारी जो ट्रांजेक्शन आपकी होंगी इंक्लूडिंग डिसबर्समेंट और रीपेमेंट, दे मस्ट गो थ्रू द एस्क्रो अकाउंट मेंटेन बाय द बैंक। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी मेंशन की गई है। Now next question है, which of the following statements about the RBI's 56th and 3rd bi-monthly monetary policy committee meeting of a financial year 2026 is incorrect? तो अभी आपकी bi-monthly monetary policy committee की मीटिंग हुई थी और उसमें कुछ चीजें आपकी जो है मेंशन मतलब लाई गई हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जो रियल जीडीपी ग्रोथ है आपका फाइनेंशियल ईयर 2026 का, ये आपका रखा गया है 6.5%, इसमें चेंजेस नहीं किए गए हैं। फिर जो रेपो रेट है अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी इट हैज बीन कैप्ड अनचेंज, ये भी आपका 5.50% पे रखा गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो आपका स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है इसको इंक्रीज किया गया है, 5.75% कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जो सीपीआई है आपका, सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो मेंशन की गई है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 3.1% की, और आपका जो एमएसएफ रेट है एंड बैंक रेट है इसको मेंटेन किया गया है 5.75% पे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका ऑप्शन नंबर सी। और आपका जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है ये अनचेंज रखा गया था 5.25% पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कि जो आपकी कमेटी यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी इसके चेयरपर्सन कौन थे, आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी, ठीक है। और यहाँ पे इस मीटिंग को और किसने अटेंड किया था, मतलब इस कमेटी के जो मेंबर्स हैं डॉक्टर नागेश कुमार, ठीक है। नेक्स्ट है सुगाता भट्टाचार्य, राम सिंह, पूनम गुप्ता एंड राजीव रंजन, इन्होंने ये मीटिंग को अटेंड किया था, ठीक है। अब करंट रेट्स की बात कर लेते हैं तो पॉलिसी रेपो रेट आपका 5.50% पे है, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5.25, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.75 पे, बैंक रेट 5.75 और आपका फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35% पे है, ठीक है। सीआरआर 4%, एसएलआर 18% है। बाकी यहाँ पे बेस रेट भी आप देख सकते हो लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट के 8.50% से लेके 10.30% है। एमसीएलआर ओवरनाइट 7.85% से 8.15% तक है। सेविंग डिपॉजिट रेट 2.25%, टर्म डिपॉजिट रेट आपका ये है 5.85% से 6.70% तक, फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच विलेज इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज अंडर द स्टेट बैक पायलट प्रोजेक्ट, जो अप्रूव किया गया था आपका इन मंथ ऑफ जून। तो जो आपका सतनावरी विलेज है फ्रॉम महाराष्ट्र, ये आपका पहला विलेज आपका बनने वाला है जो फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज आपका होगा, ठीक है। ये जो विलेज है ये आपका नागपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इसकी जो पॉपुलेशन है लगभग 1800 के आसपास है, ठीक है। इसमें यहाँ पे हमने बात की कि ये पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज आपका है, ठीक है, ये बनने वाला है। इसका जो टारगेट है वो आपका 15 अगस्त तक है, ठीक है, जिसमें और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है आपका, जैसे मोबाइल बैंकिंग, ठीक है, डिजिटाइज स्कूल इसमें आपके इंक्लूडेड हैं, देन ड्रोन फार्मिंग इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तभी हम इसको क्या कह रहे हैं, एक स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज कह रहे हैं, फाइन। तो आंसर यहाँ पे क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सतनावरी विलेज जो है आपका महाराष्ट्र का, ये आपका पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज आपका होगा, ओके।
नेक्स्ट है द बायोग्राफी टाइटल द मैन हु फेड इंडिया वॉज रिलीज टू मार्क द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच प्रोमिनेंट इंडियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट। तो इनमें से कौन से आपकी पर्सनालिटी है जिनकी बायोग्राफी जिसका नाम है द मैन हु फेड इंडिया, ये रिलीज की गई है रिसेंटली, ठीक है। और किन की ये बायोग्राफी है? ये बायोग्राफी है MS स्वामीनाथन की, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। और इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी पे ये आपकी रिलीज की गई है, ठीक है। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के नाम से। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द इंडियन आर्मी रिसेंटली इंडक्टेड द मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट मार्क सेकेंड जॉइंटली डेवलप्ड बाय द BEML लिमिटेड एंड विच DRDO लेबोरेटरी। तो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली इंडक्ट किया है आपके मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट मार्क सेकेंड को, जिसे जॉइंटली डेवलप किया है BEML ने अलॉन्ग विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो आपके DRDO की लैब है, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी। और ये जो इक्विपमेंट आपका है, ठीक है, ये एडवांस सेमी ऑटोमेटिक माइनफील्ड मार्कर है जो बिल्ड किया गया है BEML TATRA 6x6 हाई मोबिलिटी व्हीकल में। इसकी स्पीड आपकी रहेगी एटलीस्ट 1.2 किलोमीटर पर आवर की विद अ 15 मीटर इंटरपिक स्पेसिंग। नाउ BEML की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं, जैसे इसके CMD आपके हैं शांतनु रॉय, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में, और 1964 में इसे आपका स्टैब्लिश किया गया था। Now next is who is the youngest astronaut in training aiming for NASA's first human mission to Mars and is on track to be one of the first humans to set foot on the planet। तो इनमें से कौन सी शख्स हैं जो यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट बनी है, ठीक है, जो मार्स में जाएंगी, ठीक है। तो आंसर हेयर इज, इनका नाम है एलियासा कार्स, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। इनका यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। Now next is Ministry of Statistics and Program Implementation, that is MOSPI, has proposed which year as a new base year for the Consumer Price Index। तो recently जो हमारी Ministry of Statistics and Program Implementation है, इन्होंने 3 चीज़ों के लिए बेस ईयर जो है अभी नया सेट किया है। और क्वेश्चन में जो पूछा गया है इट इज़ फॉर द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो CPI के लिए जो नया बेस ईयर आपका रखा गया है, सेलेक्ट किया गया है, इट इज़ 2024, ठीक है। और ये प्रपोजल किसने दिया था? इट इज प्रेजेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है। बाकी आपकी अदर जो एंटिटीज हैं जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इनके लिए जो बेस ईयर आपका रिवाइज किया गया है इट इज 2022-2023। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द FIEO overview of states export 2024-2025, which state emerged as a top exporter in India in financial year 2025। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो FIEO के ओवरव्यू ऑफ स्टेट्स एक्सपोर्ट 2024-2025 का जो डेटा रिलीज किया गया था उसमें हाईएस्ट मतलब आपका ऐसा स्टेट बना है जिसने हाईएस्ट एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, इन दी फाइनेंशियल ईयर 2025। तो इट इज़ योर गुजरात। गुजरात ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। और गुजरात ने कौन कौन सी कंट्रीज में सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बेसिकली गुजरात की कौन कौन सी रही हैं? तो इट इज़ USA, नीदरलैंड, UAE, सिंगापुर एंड ऑस्ट्रेलिया रही हैं। इसके अलावा अगर हम सेकेंड स्टेट की बात करें तो सेकेंड स्टेट आपका है महाराष्ट्र, फॉलोड बाय तमिलनाडु, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। फाइन। नाउ FIEO की आपकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की, इसके DG एंड CEO है डॉक्टर अजय सहाई, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1965 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो आपका मेंबर है वर्ल्ड बैंक का हैज अनाउंस्ड $150 million anchor equity investment in which fund managed by the HDFC Capital Advisors to promote green and affordable housing development in India। तो recently IFC ने, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अनाउंसमेंट की है कि ये इन्वेस्ट करेंगे HDFC कैपिटल एडवाइजर जो मैनेज करता है फंड को, उसमें प्रमोट करने के लिए ग्रीन और अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपमेंट को इंडिया में। तो ये फंड कौन सा, इनमें से कौन सा फंड है जिसमें ये इन्वेस्टमेंट की गई है? तो इट इज HDREAM फंड, ठीक है। इट इज HDFC कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ रियल इस्टेट अफोर्डेबल एंड मिड इनकम फंड, ठीक है। इसमें ये इन्वेस्टमेंट आपकी की गई है और टोटल टारगेट जो आपका इस फंड का है वो $1 बिलियन का है, जिसमें से $150 मिलियन इन्वेस्टमेंट IFC ने यहाँ पे अनाउंस किया है।
ठीक है। अब इस फंड का मेन एम है कि इन्हें डिलीवर करना है एटलीस्ट 25,000 ग्रीन अफोर्डेबल एंड मिड इनकम रेजिडेंशियल यूनिट्स, जो फॉलो करता हो आपका मतलब जो ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उनको ये फॉलो करता हो। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच बैंक रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई टू ट्रांजिशन फ्रॉम स्मॉल फाइनेंस बैंक टू यूनिवर्सल बैंक। तो रिसेंटली जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसे अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है आरबीआई का, किस चीज के लिए? यूनिवर्सल बैंक के लिए। ठीक है, यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस बेसिकली आरबीआई ने इनको दिया है। और आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। अगर हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये जो बैंक है इसको 2015 में आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया गया था और इसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन द ईयर 2017। ठीक है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? संजय अग्रवाल है। हेडक्वार्टर इसका जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए क्या क्या आपकी जरूरतें होती हैं, या स्मॉल फाइनेंस बैंक को क्या एलिजिबिलिटी होती है कि वो यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट हो पाए। तो पहला पॉइंट है कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, दे मस्ट हैव अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 1000 करोड़। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 1000 करोड़ होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, दे मस्ट हैव अ शेड्यूल्ड स्टेटस with a satisfactory performance track record for at least 5 years। schedule status होना चाहिए और इनका जो performance track है वो आपका satisfactory होना चाहिए at least 5 years के लिए। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ये लिस्टेड होने चाहिए आपके रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। चौथा है कि जो नेट प्रॉफिट है इट मस्ट बी मेंटेन्ड इन अ लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। फिर ग्रॉस एनपीए जो है वो लेस देन 3% होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 3%, एंड नेट एनपीए जो है ये आपका लेस देन इक्वल्स टू 1% होना चाहिए इन अ लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। और लास्ट आपका पॉइंट क्या है? लास्ट क्राइटेरिया क्या है? जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इट मस्ट मीट द प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो, दैट इज CRAR रिक्वायरमेंट ऑफ अ 15%। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड विच साइट फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर द 2025-2026 साइकिल। तो इनमें से कौन सी आपकी कौन सी इनमें से साइट है या आपकी कौन सी इसमें से जगह है जिसको नॉमिनेट किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, किस चीज के लिए? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2025-26 साइकिल के लिए। तो इट इज योर सरनाथ। ठीक है, सरनाथ जो आपका यूपी में लोकेटेड है, एंड ये जगह ऐसी है जहाँ पे गौतम बुद्धा जो थे उन्होंने पहली रिलीजियस स्पीच अपनी दी थी। ठीक है, सरनाथ में। ओके, ये लोकेटेड है ऑन द कॉन्फ्लुएंस और द जंक्शन ऑफ रिवर गंगा एंड वरुणा इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। फाइन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको याद रखना आपको। यहाँ पे आप जो है इस साइट की इमेज देख सकते हैं। Now next आपको क्वेश्चन है, द इंडियन मेंस एंड वुमेन्स टेबल टेनिस टीम क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 आफ्टर विनिंग द साउथ एशिया रीजनल चैंपियनशिप 2025 जो आपकी काठमांडू नेपाल में हुई थी। नाउ क्वेश्चन है इज वेयर इज द WTTC 2026 scheduled टू बी हेल्ड। तो आपका जो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप है 2026 का, ये यूके में होगा, ये आपका लंदन यूके में होगा। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। और टोटल यहाँ पे जो एशिया से स्पोर्ट्स मतलब टोटल कोटा स्पोर्ट्स जो हैं वो कितने हैं? ये आपके 16 यहाँ पे थे। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड अनाउंस्ड फॉर 2023। 2023 के जो आपके नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे अनाउंस किया गया था अभी। सो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि विक्रांत मैसी एंड शाहरुख खान जो हैं इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है 71st नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में। देन 12th फेल वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड which is directed by the Vidhu Vinod Chopra. Rani Mukherjee won the Best Actress Award for the film Mrs. Chatterjee vs. Norway. Sam Bahadur won the award for Best Director. Rocky और रानी की प्रेम कहानी won the Best Popular Film providing wholesale entertainment. तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ।
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ जो है ये स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, और फोर्थ वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सैम बहादुर को जो है 3 आपके अवार्ड्स मिले हैं, बट बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड सैम बहादुर को नहीं मिला है, ये केरला स्टोरी को मिला है। ठीक है, सो सैम बहादुर को कौन से 3 अवार्ड मिले हैं? बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एनवायरमेंटल वैल्यूज, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट के लिए, वहीं पे बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए केरला स्टोरी को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, नाउ कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे बेस्ट नॉन फीचर फिल्म जो है ये आपकी थी फ्लावरिंग मैन, विच इज डायरेक्टेड बाय दी सौम्यजीत घोष। देन अगर यहाँ पे अमाउंट की बात करें प्राइस के, तो बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस को 2 लाख का अमाउंट यहाँ पे दिया जाता है, एंड रजत कमल अवार्ड इनको मिलता है। ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स यहाँ पे जो है इनकी बात करें तो इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। इसे 1954 में स्टैब्लिश किया गया था, और 3 सेक्शन में ये आपके दिए जाते हैं, फीचर फिल्म्स में, नॉन फीचर फिल्म्स में एंड बेस्ट राइटिंग ऑन सिनेमा में। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक और चीज, जो बेस्ट फिल्म क्रिटिक है ये दिया गया था उत्पल दत्ता को फॉर फ्रॉम असामी, मतलब असामी लैंग्वेज में, एंड इनको स्वर्ण कमल एंड 1 लाख का जो कैश प्राइज है वो यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी जो डिटेल्स आपकी हैं वो मैंने आपको जो है PDF में शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, पूरी डिटेल उसमें रहेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इशूड अ न्यू यूनिफाइड इंटरफेस गाइडलाइंस इन May 2025 which came into effect on 1st August. Identify the statement that is incorrect with respect to the guidelines issued by the NPCI. तो NPCI ने इन मंथ ऑफ May गाइडलाइंस इशू की थी। ठीक है, न्यू UPI गाइडलाइंस आपकी लाई गई थी, और वो 1 अगस्त से इफेक्ट में आई है। उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? जो यूजर्स हैं वो चेक कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट बैलेंस अप टू 100 टाइम्स पर UPI ऐप पर डे। जैसे फोन पे आप चेक कर रहे हो या गूगल पे चेक कर रहे हो, जीपे पे, तो आप सिर्फ 100 बार ही इस बैलेंस को चेक कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, ऑटो पे ट्रांजेक्शन मस्ट बी स्केड्यूल्ड ड्यूरिंग द नॉन पीक आवर्स सच एज बिफोर 10 AM और बिटवीन 1 PM एंड 5 PM। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अ यूजर कैन चेक द स्टेटस ऑफ पेंडिंग ट्रांजेक्शन अप टू 3 टाइम्स अ डे विद इन अ 90 सेकेंड गैप बिटवीन चेक्स। नेक्स्ट है, UPI apps must display the recipient's registered name before completing the transaction. And the last says, non-compliance with UPI guidelines may lead to the suspension of access to UPI APIs and halt new user onboarding. तो रिसेंटली जो मतलब यहाँ पे इफेक्ट में आई है गाइडलाइंस, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है? ऑप्शन नंबर A, दैट इज जो यूजर है वो चेक कर सकता है अपना अकाउंट बैलेंस अप टू 50 टाइम्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज स्टेटमेंट 1 जो है वो आपकी इनकरेक्ट है। इन्हें थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। बैलेंस इंक्वायरी वाला जो हमने पढ़ा कि जो पर्सन है वो आपका 50 बारी एक दिन में पर ऐप पे, ठीक है, जो है बैलेंस इंक्वायरी कर सकता है, बैलेंस चेक कर सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कि जो ऐप है, ऐप कैन चेक एंड शो यूजर्स लिंक्ड बैंक अकाउंट अप टू 25 टाइम्स पर डे पर यूजर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जानना है कि आपका जो नंबर है, ठीक है, वो कितने बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, तो इसकी जानकारी आप 25 बार ले सकते हो दिन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेंडिंग ट्रांजैक्शन स्टेटस अगर आपको चेक करना है तो सिर्फ आप 3 बार एक दिन में इसे चेक कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपीज़ अपने फ्रेंड को भेजे और वो पेंडिंग आपका मतलब जो आपने भेजे तो वो आपका रिसीव नहीं हुआ, तो आप उसे 3 बार चेक कर सकते हैं, और वो भी 90 सेकेंड का गैप आप जो चेक कर रहे हो उसमें 90 सेकेंड का गैप आपका होना चाहिए। फाइन। इसके अलावा ऑटो पे टाइमिंग जो है उसके बारे में बात करें, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऐसी पेमेंट जो आपके हर महीने जो है कटती है, ठीक है, जैसे आप मान लो आपका रेंट है, आपने जो है ऑटो पे लगाया हुआ है रेंट में कि भाई हर महीने की 5 तारीख को जो है मेरा रेंट कट जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। या अगर हम बात करें बिजली के बिल की या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका हर महीने आपको पे करनी होती है, तो आप उसमें ऑटो पे जैसे आपने लगा लिया, इन दैट केस ये ऑटो पेमेंट जो है वो आपकी नॉन पीक आवर्स में होगी, ठीक है, जैसे 10 बजे, ठीक है, या 1 से 5 बजे के बीच में, या फिर आफ्टर 9:30 PM। ओके, नेक्स्ट है
बिफोर मेकिंग द पेमेंट द ऐप मस्ट शो द रेसिपिएंट्स रजिस्टर्ड नेम। जैसे आप किसी मतलब जैसे आपने कोई सामान लिया, आप मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या बोला गया है कि जो जिस बंदे को या जिस पर्सन को हम पेमेंट भेज रहे हैं उसका नाम और पेमेंट डिटेल्स वहाँ पे आपकी शो होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है 5000 की पेमेंट की है, आपने कुछ सामान लिया और वहाँ पे आपका आएगा कि किस चीज़ के लिए भी आपने पेमेंट की है, वो भी यहाँ पे मेंशन आपका होएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर कोई जैसे फोन पे है, गूगल पे है या आपका भीम है, मतलब कोई भी आपकी यूपीआई ऐप जो है, ठीक है, वो अगर इन सब चीज़ों को नहीं मान रही है, अपनी मनमानी कर रही है, इन दैट केस वहाँ पे जो यूपीआई सर्विसेज है उसको बंद किया जाएगा। ठीक है, नए वो यूजर्स जो है ऑनबोर्ड नहीं कर पाएगा और उसमें टेक्निकल और रेगुलरिटी पेनल्टीज जो है वो वहाँ पे इम्पोज की जाएंगी। फाइन। Now next question है, in August 2025 which Indian port become the first to successfully produce green hydrogen and achieve over 1 megawatt of rooftop solar पावर जनरेशन। तो इनमें से कौन सा आपका पोर्ट है जो पहला आपका पोर्ट ऐसा बना है जिसने प्रोड्यूस किया है ग्रीन हाइड्रोजन एंड अचीव किया है ओवर 1 मेगावाट का रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन को? तो इट इज योर वीओ चिदम्बरम पोर्ट फ्रॉम तमिलनाडु। ओके, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ ये अनाउंसमेंट आपकी की गई थी सुशांत कुमार पुरोहित द्वारा, जो चेयरपर्सन है वीओसी पोर्ट के, ड्यूरिंग दी ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग चार्टरिंग सस्टेनेबल मैरीटाइम फ्यूचर कॉन्फ्रेंस। और ये कॉन्फ्रेंस आपकी होस्ट की थी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने थ्रू इट्स NAVIC सेल 3। ओके, now next question है, in July 2025 the Ministry of Environment, Forest and Climate Change released India's first ever grassland bird census. Which of the following statement is about this census is incorrect? तो यहाँ पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, इन्होंने रिसेंटली पहला ग्रासलैंड बर्ड सेंसस जो है वो रिलीज किया है। इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है जो सेंसस है इट रिकॉर्डेड अराउंड 43 ग्रासलैंड बर्ड स्पीशीज यूजिंग ऑस्टिक टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है जो सेंसस है इट वाज कंडक्टेड इन द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो सेंसस है इसने यूज किया है AI बेस्ड बर्ड नेट सॉफ्टवेयर एंड स्पेक्ट्रोग्राम एनालिसिस फॉर स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन। और इस सर्वे में रिकॉर्ड किया गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वनरेबल स्पीशीज को एज पर द IUCN। ठीक है, नेक्स्ट है द सर्वे कवर्ड 29 लोकेशन यूजिंग 6 रिकॉर्डर्स इन अ 3-day साइकिल। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जो सेंसस है वो आपका कंडक्ट किया गया था असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, अब सर्वे पीरियड की बात करें तो 18 मार्च से ये आपका 25 मई तक चला था। एंड यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज है कि 85 नेस्ट यहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं, ओवर 85 नेस्ट ऑफ अ फिन्स वीवर, जो आपकी एक एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज है। ठीक है, next is the Ministry of Tribal Affairs launched the Regional Process Lab under the Adi Karmayogi Abhiyan National Mission for Responsive Governance in July 2025. Where were these labs launched? तो Ministry of Tribal Affairs ने लॉन्च की है रीजनल प्रोसेस लैब्स, जो आपकी अभी तक 2 जगहों पे ही थी। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है 2 और लैब्स आपकी लॉन्च की गई हैं, एक तो देहरादून में और दूसरी आपकी लॉन्च की गई है भुवनेश्वर में। देहरादून उत्तराखंड एंड भुवनेश्वर उड़ीसा में ये लैब्स आपकी लॉन्च की गई है, 3rd एंड 4th लैब। ठीक है, पहले ये लैब आपकी बेंगलुरु और भोपाल में थी। फाइन, अब इसका एम क्या है कि हम जो है बिल्ड करें नेटवर्क 20 लाख ट्राइबल ग्रास रूट फंक्शनरीज का एंड विलेज लेवल चेंज लीडर का। ठीक है, now next is as per the ICAR CMFRI annual report 2024, India's marine fish production declined by -% in 2024 as compared to 2023 with a total catch record at a 3.47 million tons। तो ICAR CMFRI जो है इनके द्वारा एक एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे बेसिकली इनकी जो है रिलीज की गई है, जिसमें बताया गया है कि 2024 में हमें, मतलब 2023 के कंपैरिजन में यहाँ पे बात हो रही है कि 2% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है फिश प्रोडक्शन में, मरीन फिश प्रोडक्शन में। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, और इस बार जो हमारा टोटल कैच था वो 3.47 मिलियन टन्स का रहा है।
इसके अलावा कुछ और की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे गुजरात ने टॉप किया है फिश लैंडिंग को, मतलब सबसे ज़्यादा फिशिंग यहाँ पे देखी गई है आपकी 7.54 लाख टन्स की। ठीक है, अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर से, तो 8% का डिक्लाइन भले यहाँ पे हमें देखने को मिला हो, स्टिल इसने 22% कॉन्ट्रीब्यूट किया है इन द टोटल लैंडिंग। ओके, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड केरला। नाउ इसके अलावा ऐसे स्टेट्स जहाँ पे आपका जो है लैंडिंग इंक्रीज हुई है, तो ये तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में है, एंड सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो हमें देखने को मिली है ओवर लास्ट ईयर, तो इट इज़ 47% फ्रॉम द महाराष्ट्र। ओके, नाउ सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, जिसकी एनुअल रिपोर्ट ये आपकी थी, इनके डीजी कौन है? ग्रिनसन जॉर्ज, हेडक्वार्टर कोची केरला में लोकेटेड है और इस्टेब्लिश किया गया था 1947 में। ठीक है, नेक्स्ट है अंडर द नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस रिकॉग्नाइज 4 IITs एंड 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग IITs वॉज नॉट इंक्लूडेड? अंडर द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इस अभी रिसेंटली 4 IITs और 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स जो हैं, लेबोरेटरीज जो हैं, उनको यहाँ पे एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें से आपको बताना कौन सा IIT है जिसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है इन 4 IITs में। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, हैदराबाद, ISM धनबाद एंड रुड़की जो है वो इसमें शामिल हुए हैं, वेरस IIT कानपुर को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, एंड 3 R&D लैब्स की बात करें तो ये आपकी हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल एंड मटीरियल टेक्नोलॉजी फ्रॉम भुवनेश्वर, CSIR नेशनल मेटलर्जिकल जमशेदपुर झारखंड एंड नॉन फेरस मटेरियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, ये आपका हैदराबाद से। तो ये 3 लैब्स यहाँ पे रिकॉग्नाइज की गई हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नाउ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है, इसकी बात कर लेते हैं। इसको जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया था PM मोदी द्वारा। ठीक है, मतलब यूनियन कैबिनेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एंड इसका टोटल आउटले जो है 7 साल का वो है आपका 34,300 करोड़ का। ठीक है, देन इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें बूस्ट करना है डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हमारे क्रिटिकल मिनरल्स का रिड्यूस करना है, मिनरल इंपोर्ट्स, बाहर से जो हम इंपोर्ट करते हैं मिनरल्स वो कम करना है, हमें एंश्योर करना है रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जुलाई 2025 इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस? तो रिसेंटली महाराष्ट्र की जो नागपुर जगह है, वहाँ पे एक विलेज है आपका वाधामना। ठीक है, यहाँ पे आपका इंडिया का पहला AI पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर जो है इनॉग्रेट किया गया है। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर A। ठीक है, अब यहाँ पे AI पावर्ड आंगनवाड़ी जो है, यहाँ पे स्मार्ट डैशबोर्ड्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं, इंटरैक्टिव डिजिटल लर्निंग टूल्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं एज अगर हम टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात करें। फंडिंग इसकी यहाँ पे मतलब बेसिकली जो ये सेंटर है इसको स्टैब्लिश करने में कितनी फंडिंग यहाँ पे लगी है हमारी? ठीक है, इट इज़ 9.5 लाख फंडेड थ्रू दी जिला परिषद CESS। ओके, नाउ इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का प्लान है कि हमें ओपन करना है 40 मोर AI पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर इन दी नागपुर। Now next is, where was the Maitri 1 initiative, a theme-based forest spread over 750 acres jointly launched by the Union Minister भूपेंद्र यादव and मनोहर लाल खट्टर? तो इनमें से कौन सी जगह है जहाँ पे मैत्री 1 इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है? तो इट इज लॉन्च इन दी गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में से लॉन्च किया गया है। एंड जो इवेंट था इसे होस्ट किया था हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एज अ पार्ट ऑफ वन महोत्सव 2025। ठीक है, विच इज कंडक्टेड अंडर दी एक पेड़ माँ के नाम प्रोग्राम। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो नोट करनी है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया थीम बेस्ड फॉरेस्ट, मतलब थीम बेस्ड ये इवेंट था, तो इसमें आपका ट्रीज इंक्लूड किए गए हैं, ट्रीज एंड प्लांट्स इंक्लूड किए गए हैं ऑन द बेस्ड ऑन देयर वेरियस थीम्स, जैसे बोधि वाटिका, ग्रोव ऑफ बरगद, पीपक, देन आपका गुलार एंड पिलकान, बैम्बू स्टेम, ग्रुप ऑफ बैम्बू स्पीशीज जो है बेसिकली अरावली स्पीशीज, देन पुष्प वाटिका। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मेडिसिनल प्लांट्स वाटिका, नक्षत्र वाटिका, राशि वाटिका, कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन। तो ये सब इसकी यहाँ पे थीम थी आपकी इस इवेंट की।
Next is under which initiative did Pension Fund Regulatory and Development Authority launch its new and modernized website? तो इनमें से कौन सा आपका इनिशिएटिव है जिसके तहत PFRDA ने नई वेबसाइट इनकी लॉन्च की है, एडवांस वेबसाइट, ताकि ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सके, ठीक है, एफिशिएंसी एनहांस कर सके, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जा सके, ठीक है। तो आंसर हियर इज इट इज PFRDA कनेक्ट, ठीक है, इसका पूरा नाम है PFRDA कनेक्ट। नाउ यहाँ पे PFRDA की बात करें तो इसके चेयरपर्सन है शिवा सुब्रमण्यम रमन, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 2003 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। Now next question है in August 2025 which country officially become the 107th member of a International Solar Alliance? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो रिसेंटली आपका मेंबर बनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो इट इज मोल्डोवा, रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा जो है ये आपका पार्ट बना है ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। एंड यहाँ पे जो अन्ना तबान है, जो एम्बेसडर हैं ऑफ मोल्डोवा, इन्होंने हैंड ओवर किया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन टू PS गंगाधर, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, साथ में ही ISA की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो इसका एम है, इसका गोल है टू मोबिलाइज $1 trillion इन्वेस्टमेंट इन अ सोलर पावर्ड सॉल्यूशन बाय विच ईयर 2030। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 2024 वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल एविएशन मार्केट? तो एज पर दी IATA रिपोर्ट, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जो रिपोर्ट थी आपकी 2024 वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, इसके अकॉर्डिंग आपका इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट रहा है आपका 2024 में। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करें टॉप पे कौन था, तो टॉप पे आपका USA था with a 876 million passenger handling, followed by China 741 million, UK 261 million, Spain 241 and India आपका 5th नंबर पे था with a 211 million passenger handling। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की। इसके कारण CEO है विले मैथ्यू वेल्च, हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में लोकेटेड है और इसे 1945 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं टॉप बिजिएस्ट एयरपोर्ट पेयर्स की। जो एशिया पैसिफिक रीजन की हम बात कर रहे हैं, इसमें इंडिया जो है वो आपका 7th नंबर पे रहा है, ठीक है। टॉप 5 की बात करते हैं पहले, तो ये है जेजू सियोल गिम्पो, जिसमें 13.2 मिलियन पैसेंजर्स की यहाँ पे पैसेंजर्स यहाँ पे आपके हैं, ठीक है। बिजिएस्ट एयरपोर्ट में आपका पहला नंबर पे आता है। दूसरे पे है आपका सपोरो टोक्यो हानिडा, देन इसमें 9.2 मिलियन पैसेंजर्स हैं। फुकुओका टोक्यो, इसमें 9 मिलियन पैसेंजर्स। हनोई हो चिन मिनी सिटी फ्रॉम 8 मिलियन। देन मेलबर्न आपका है, मेलबर्न टुलरमरीन सिडनी 7.2 मिलियन एंड इंडिया का रूट आपका है मुंबई से दिल्ली का 5.9 मिलियन पैसेंजर्स का। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नीति आयोग्स रिपोर्ट टाइटल अनलॉकिंग अ $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। तो नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी और इसी के रिगार्डिंग आपके सारे स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका है कि जो 2024 इंडिया ने रिकॉर्ड किया है 2.08 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल, और ये आपकी ग्लोबली इंडिया ग्लोबली जो है 6th लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट बन जाता है इसी के साथ। नेक्स्ट है ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स इंक्रीज हुई है 9,18,000 यूनिट्स की इन 2016 और ये आपका बढ़ के अभी कितने हो गया है 18.78 मिलियन यूनिट्स हो गई है 2024 में। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल है इट इज अकाउंटेड फॉर 7.6% ऑफ अ टोटल व्हीकल सेल्स इन इंडिया इन 2024, जो आपकी 5 साल में अचीव की है हमने। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो रिपोर्ट है इट रिकमेंड्स launching a saturation program in 5 cities over a 5-year and scaling it up to 20 cities and eventually to the 100 cities। तो ये यहाँ पे रिकमेंडेशन दी गई है इस रिपोर्ट के जरिए, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है आपका ऑल आर करेक्ट, तो सारे स्टेटमेंट जो मेंशन है यहाँ पे दे ऑल आर करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ अब जो रिपोर्ट है इसका मेन एम क्या है कि एक रोड मैप, एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप देना
जो हेल्प करेगा इंडिया को कि इंडिया अचीव कर पाए 30% शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन दी टोटल व्हीकल सेल्स बाय द ईयर 2030। ठीक है, नीति आयोग की बात करें तो इसके सीईओ करंटली है BVR सुब्रमण्यम। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में और इसे 2015 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian state has become the first to empanel sign language expert, translator and special educators under the Juvenile Justice Act 2015? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जो पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने एम्पैनल किया है साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट को, ट्रांसलेटर को और स्पेशल एजुकेटर को अंडर दी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015? बेसिकली यहाँ पे जैसे छोटे बच्चे होते हैं या ऐसे बच्चे जो आपका बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, उनके साथ जो गलत चीज़ें होती हैं, क्राइम होता है, तो वो अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इन सब लोगों की मदद से ये एक्सप्रेस करेंगे और जो बेसिकली गिल्टी होगा, मतलब जिसने क्राइम किया है उसको सज़ा मिल पाएगी। तो उस चीज़ के लिए ये यहाँ पे एम्पैनल किया गया है साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट, ट्रांसलेटर और स्पेशल एजुकेटर्स को, और ये ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है पंजाब। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024 विच इज लॉन्च बाय द नीति आयोग। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका कह रहा है कि जो इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स है, ये आपका एक टूल है जो डेवलप किया गया है ताकि हम जो प्रोग्रेस है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की वो इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज में देख पाएं। ठीक है, वो हम जो है यहाँ पे उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई है वो चीज़ हम कैलकुलेट कर पाए, ट्रैक कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है, दिल्ली, महाराष्ट्र एंड चंडीगढ़ आर रिकॉग्नाइज एज अ फ्रंट रनर्स विद अ स्कोर बिटवीन 65 एंड 99। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट कि कर्नाटका, तमिलनाडु एंड हरियाणा जो है दे आर कैटेगराइज्ड एज अ एस्पिरेंट रिक्वायरिंग इमीडिएट इंटरवेंशन। नेक्स्ट है स्टेट स्कोरिंग बिटवीन 50 एंड 64 दे आर क्लासिफाइड एज अ परफॉर्मर्स इंडिकेटिंग स्टडी प्रोग्रेस। तो यहाँ पे आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बाकी 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट। ठीक है, तो आंसर हियर इज इट इज 1, 2 एंड 4 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके, नाउ अब यहाँ पे पूरा चार्ट देख लेते हैं। आपके अलग अलग कैटेगरी का ये चार्ट है जिसमें फ्रंट रनर जो है 65 से 99 की रेंज में आते हैं, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ आपका जो है पार्ट है इसका। दूसरा है परफॉर्मर वाली कैटेगरी जिसमें 50 से 64 के बीच में रेंज रहती है, और कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा जो है वो आपके परफॉर्मर वाली लिस्ट में है, नॉट दी एस्पिरेंट एज पर द क्वेश्चन। जो गलत स्टेटमेंट था वो उसी के रिगार्डिंग था। देन एस्पिरेंट्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे स्टेट्स आपके हैं जैसे उड़ीसा, राजस्थान, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, केरला, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, ये जम्मू एंड कश्मीर, ये सारे आपके एस्पिरेंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपके की पॉइंट्स हैं जैसे एज पर दिस रिपोर्ट 29 स्टेट्स एंड यूटीज आपके ऐसे हैं जिन्होंने नोटिफाई किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज को, वेरएस 4 जो है दे हैव अ ड्राफ्ट पॉलिसीज। नेक्स्ट है प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन 2024 में देखा गया था कि ये आपका पहुंच गया है 5.3%। ठीक है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर्ड हुए हैं 2024 में दे आर ओवर 12 लाख। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है एज ऑफ दिसंबर 2024 ये आपके 25,000 से ज़्यादा है इंडिया में। नाउ नेक्स्ट इज थीम बेस्ड अगर हम बात करें तो पहली थीम आपकी है थीम बेस्ड में फ्रंट रनर और परफॉर्मर की बात करें तो पहली थीम आपकी है ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस। इसमें टॉप किया है चंडीगढ़, दिल्ली और महाराष्ट्र ने। देन परफॉर्मर में आपके थे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड गोवा। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस। इसमें हरियाणा, कर्नाटका, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश आपका जो है फ्रंट रनर में थे। वहीं पे परफॉर्मर में आपके थे HP, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, लक्षद्वीप, सिक्किम, मिजोरम, आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है EV रिसर्च एंड इनोवेशन। इसमें फ्रंट रनर आपके रहे थे दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा, तेलंगाना एंड चंडीगढ़ और यूपी आपके परफॉर्मर में थे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन अगस्त रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू ऑपरेट एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है RBI से ताकि ये एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर काम कर सके? तो इट इज IRCTC पेमेंट लिमिटेड, जो आपकी जो है सब्सिडी है
इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन की, दैट इज IRCTC की, ये आपकी सब्सिडरी है, ठीक है। राइट नाउ IRCTC जो है ये अपना ही जो इनका पेमेंट एग्रीगेटर है वो यूज कर रहे हैं IRCTC IP के नाम से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च द लॉक FD फीचर टू प्रोटेक्ट फिक्स डिपॉजिट्स फ्रॉम डिजिटल फ्रॉड। आप सभी को पता है जो ज़्यादातर बुजुर्ग लोग होते हैं वो डिजिटली काम नहीं कर पाते हैं, उनको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, ठीक है। तो इस चक्कर में मैक्सिमम जो डिजिटली फ्रॉड होता है वो उन्हीं लोगों के साथ होता है, ठीक है। तो इस चीज़ से निपटने के लिए लॉक FD नाम का एक फीचर लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने, ठीक है। मतलब जहाँ पे ये लोग अपनी फिक्स डिपॉजिट जो है उसको लॉक कर सकते हैं, और अगर कोई इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू विड्रॉल करने की कोशिश करेगा FDs को, उनको तोड़ने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे वो इस काम को नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लाई गई है एक्सिस बैंक द्वारा, और इसी के साथ ये पहला बैंक बना है जिसने इस टाइप का फीचर यहाँ पे लाया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रीमेच्योर क्लोजर नहीं हो पाएगा FD का। अगर कोई कस्टमर है उसने ये एक फीचर ऐड किया हुआ है, ठीक है, लॉक FD फीचर, और वो चाहता है कि प्रीमेच्योर विड्रॉल कराना, इन दैट केस वो जो है आपका उसको कस्टमर को जो है ब्रांच में विजिट करना होगा और अपनी जो है उनकी जो KYC है बेसिकली, या आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो करवाना पड़ेगा, उसके बाद वो विड्रॉल अपना कर सकता है, ठीक है। और ये जो फीचर है आपका वो आप ऐड कर सकते हो, एक्टिवेट कर सकते हो एक्सिस बैंक की मोबाइल ऐप से, या फिर ब्रांच में जाके आप इसको जो है लगा सकते हो, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, द गरुड़ा दृष्टि एंड AI enabled system to detect fraudulent cyber activities was launched by the चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो इनमें से कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा गरुड़ा दृष्टि नाम का एक AI enabled सिस्टम लॉन्च किया गया था, जिसका काम क्या है, डिटेक्ट करना फ्रॉडुलेंट साइबर एक्टिविटीज़ को। जैसे कोई फेक न्यूज़ फैला रहा है या कोई हेट स्पीच दे रहा है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ये फ्रॉडुलेंट साइबर एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करेगा, एंड इट वॉज लॉन्च बाय दी CM ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि महाराष्ट्र के CM करंटली कौन है, ओके। Now next question है, which of the following organization or organizations sign an MOU with NABARD to launch collateral free shrimp farming loans। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका MOU साइन हुआ है नाबार्ड के साथ, किस चीज़ के लिए, कोलेट्रल फ्री श्रिम्प फार्मिंग लोन्स के रिगार्डिंग। तो इट इज़ योर आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, एंड दूसरा आपका है एक्वा एक्सचेंज एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड। मतलब बोथ A and B इज द राइट आंसर जिनका MOU साइन हुआ है नाबार्ड के साथ, और अंडर दिस MOU इनका एम है टोटल 25 करोड़ का जो कोलेट्रल फ्री लोन है वो डिसबर्स करेंगे अराउंड 100 श्रिम्प फार्मर्स में विद इन 3 to 6 मंथ, ओके। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2026 तक का टारगेट है 100 करोड़ का, और फाइनेंशियल ईयर 2027 तक का टारगेट है आपका 250 करोड़ का, फाइन। नेक्स्ट इज द कर्नाटका कैबिनेट लेड बाय द CM सिद्धारमैया renamed which university after former प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको रीनेम किया गया है मनमोहन सिंह जी के नाम पे, जो हमारे 13th प्राइम मिनिस्टर थे। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी को रीनेम किया गया है एज अ डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी, ओके। साथ में ही यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है इन्होंने अप्रूवल दिया है टू रीनेम बेंगलुरु रूरल डिस्ट्रिक्ट एज अ बेंगलुरु नॉर्थ, एंड टू रीनेम बागेपल्ली तालुक एज अ भाग्यनगरा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ इंटरस्टेलर कॉमेट रिसेंटली कंफर्म्ड बाय द नासा, मेकिंग इट द थर्ड कंफर्म्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड इन आवर सोलर सिस्टम। तो रिसेंटली नासा ने एक इंटरस्टेलर कॉमेट जो है रिसेंटली आइडेंटिफाई किया है, कंफर्म किया है, जिसका नाम रखा गया है 3I एटलस, ठीक है। क्या नाम रखा गया है इसका, 3I एटलस इसका नाम रखा गया है, जिसको आपका डिस्कवर किया गया है एटलस टेलीस्कोप द्वारा इन चिली, ठीक है। इसका एस्टिमेटेड डायमीटर आपका अप टू 20 किलोमीटर का रहेगा। सन से इसकी दूरी आपकी कितनी है, 670 मिलियन किलोमीटर्स। देन ये ट्रैवल कर रहा है आपका 60 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, एंड इट इज क्लोजेस्ट अप्रोच टू द सन इज, जो सबसे ज़्यादा क्लोज ये आपके होगा सन के, ये 30 अक्टूबर को होगा। एंड ये अगर हम बात करें अर्थ की, तो ये इसका अर्थ से क्लोजेस्ट अप्रोच रहेगा 19 दिसंबर 2025 को। नेक्स्ट इज
Time magazine released the Time 100 Creator List 2025, highlighting the most influential digital voice globally, who became the only Indian to feature on this list. तो आपका टाइम मैगजीन ने टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट को जो है अभी रिसेंटली रिलीज किया है, और इसमें इंडिया की प्रजक्ता कोहली जो है वो एकमात्र इंडियन है जो इस लिस्ट में आपकी फीचर की गई है। ठीक है, अब जो ये आपकी लिस्ट है ये 5 कैटेगरीज में रिलीज की जाती है, टाइटन्स, लीडर्स, एंटरटेनर्स, फिनोमिना एंड कैटलिस्ट में, और प्रजक्ता कोहली जो है इनको फीचर किया गया है एंटरटेनमेंट कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो टाइटन कैटेगरी में काई सियांट, मिस्टर बीस्ट, कैबेलेमे, चार्ली डी एमेलियो, इन सबको आपका इंक्लूड किया गया है। लीडर्स कैटेगरी में मार्क्विस ब्राउनली, विवियान टू, एलेक्स कॉपर, इन सबको यहाँ पे फीचर किया गया है। देन एंटरटेनमेंट कैटेगरी जो है इसमें प्रजक्ता कोहली, टेलर फ्रैंकी पॉल, इनको शामिल किया गया है। फिनोमिना कैटेगरी में टाइलन बिग्स, फैबियन लामे जो है इनको इंक्लूड किया गया है। कैटलिस्ट कैटेगरी में जय शेट्टी, मेल रॉबिन्स एंड पैटी गोनिया जैसी शख्सियत जो हैं वो आपकी शामिल की गई हैं। नाउ टाइम मैगजीन की बात करें, इसके एडिटर इन चीफ हैं आपके सैम जैकॉब्स, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में लोकेटेड है और इसको 1922 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। Now next up question है, the Union Cabinet has approved the multidisciplinary education and research improvement in technical education scheme with a total financial outlay of rupees dash for a period from 2025-2026 till 2029-2030। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट द्वारा एक स्कीम आपकी जो है वो अप्रूव की गई है, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। और ये जो स्कीम है इसके लिए फाइनेंशियल आउटले दिया गया है 4200 करोड़ का। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। और कब से कब तक रहेगी आपकी 2025-26 से ये आपकी चलेगी 2029-30 तक। ठीक है, अब यहाँ पे 2100 करोड़ का जो लोन है ये आपका इंक्लूड किया गया है इन दी 4200, और जो आपका दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक द्वारा। ठीक है, नाउ इसके अलावा इस स्कीम का मेन एम क्या है कि हम इम्प्रूव करें क्वालिटी, इक्विटी एंड गवर्नेंस आपकी टेक्निकल एजुकेशन में। ठीक है, एंड दिस स्कीम इज अलाइंड विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। फाइन, इस स्कीम के तहत बेनिफिट मिलेगा 275 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को, जिसमें से 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन आपके होंगे और 100 पॉलिटेक्निक यहाँ पे आपके होंगे। ठीक है, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आपके होंगे। ठीक है, स्कीम के तहत IITs, IIM, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन जो है ये इस स्कीम में शामिल किए गए। मतलब 200 जो आपकी 75 टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उसमें ये शामिल है, आपके IITs हो गए, IIMs हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ट्रेडिशनल फेस्टिवल वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो रिसेंटली जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने जो सार्वजनिक गणेश महोत्सव होता है इसको डिक्लेयर किया है एज अ स्टेट फेस्टिवल, राइट। सो आंसर है इज ऑप्शन नंबर डी। और इस गणेश महोत्सव की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं उनके द्वारा की गई थी 1893 में, और उनका मेन एम था कि हमारे जो लोग हैं उनको यूनाइट करना। ठीक है, फॉर द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द ओकेजन ऑफ नमस्ते डे विच हेल्पलाइन नंबर वॉज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट BL वर्मा फॉर द वेलफेयर ऑफ वेस्ट पिकर। तो इनमें से कौन सा आपका नंबर है, हेल्पलाइन नंबर जो आपके वेस्ट पिकर जो है इनके वेलफेयर के लिए लॉन्च किया गया है? तो इट इज योर 14473, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, नाउ बात करते हैं नमस्ते स्कीम की। ये आपकी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, जिसका मेन एम क्या है, एलिमिनेट करना हजारस मैनुअल क्लीनिंग ऑफ सीवर्स, सेप्टिक टैंक्स एंड इंश्योर करना सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ द सैनिटेशन वर्कर्स। ठीक है, तो सैनिटेशन वर्कर्स, सीवर्स, सेप्टिक टैंक्स जो क्लीन करते हैं उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी, लॉन्च की गई थी आपके अगस्त 2022 में। ठीक है, किसने लॉन्च की थी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा इसको लॉन्च किया गया था विद अ 349.73 करोड़ आउटले फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 टिल फाइनेंशियल ईयर 2026। ठीक है, इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
एंड ये बेसिकली प्रोवाइड करता है सेफ्टी गियर, ट्रेनिंग, हेल्थ इंश्योरेंस एंड सब्सिडाइज सैनिटेशन व्हीकल्स और मशीन्स। ठीक है। Now next up question है, which country was officially validated by the WHO, that is World Health Organization, for eliminating trachoma as a public health problem? तो recently WHO ने अनाउंस किया है, जो सिंगल कंट्री आपकी है इसने एलिमिनेट किया है ट्राइकोमा को एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये ऑफिशियली WHO ने यहाँ पे अनाउंस किया है। फाइन। ट्राइकोमा क्या है? ये आपकी आई डिजीज होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये आपकी जो है डिजीज कॉज होती है। फाइन। स्नीकल जो है वो ग्लोबली 25th कंट्री बना है इस डिजीज से छुटकारा पाने वाला, या इस डिजीज को एलिमिनेट करने वाला। ठीक है। एंड नाइन्थ इन अफ्रीका ये कंट्री बनता है जिसने एलिमिनेट किया है ट्राइकोमा को। ठीक है। अब ट्राइकोमा जो है, ट्राइकोमा से अंधापन यहाँ पे होता है, ब्लाइंडनेस होती है, एंड अबाउट 1.9 मिलियन पीपल जो है ये बेसिकली सफ़र कर रहे हैं आपके ट्राइकोमा से। ठीक है। एंड अप्रॉक्सीमेटली 1.4% ऑफ ग्लोबल ब्लाइंडनेस का कारण आपका ट्राइकोमा है। ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया से ट्राइकोमा 2024 में एलिमिनेट किया जा चुका है, और जो आपकी 25 कंट्री हैं उनमें से एक इंडिया भी है। ठीक है। Now next question है, what equipment did Central Electricity Authority mandate for installation of a solar and wind power sites to ensure accurate weather data collection? तो रिसेंटली जो आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है इन्होंने मैंडेटरी किया है इंस्टॉलेशन ऑफ अ ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, जो हमें एक्यूरेट वेदर डेटा कलेक्शन करने में मदद करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे गाइडलाइंस क्या है इसकी? तो पहला है कि इंस्टॉलेशन रूल क्या है। जैसे सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनका आपका कैपेसिटी है 50 मेगावाट का या ज़्यादा का, इनको एटलीस्ट एक ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन आपका इंस्टॉल करना होगा। ऐसे ही प्रोजेक्ट ओवर 150 मेगावाट, इनको एटलीस्ट 2 AVS यूनिट इंस्टॉल करनी होगी। 1 एक्स्ट्रा AVS इज नीडेड फॉर एवरी 10 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ अ प्लांट एरिया। ठीक है। दूसरी है आपकी गाइडलाइन वेदर मॉनिटरिंग की बात करें तो जो आपका AWS है, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन जो है, इनका काम क्या होता है? ये ट्रैक करते हैं सोलर इरेडियंस, विंड स्पीड, डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर एंड रेनफॉल, इन सबको ये ट्रैक करेंगे। ठीक है। ये इसमें आपका इक्विप्ड होगा ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS, इसमें इंस्टॉल आपका होगा, इसमें लगा हुआ होगा, और ये आपका किस काम आएगा? सिंक्रोनाइज करने के लिए, टाइम सिंक्रोनाइज करने के लिए काम आ जाएगा, एंड ये सिक्योर करेगा आपका डेटा ट्रांसमिशन हर 15 मिनट में। ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइन क्या बोल रही है? डेटा कलेक्शन की अगर हम बात करें तो एवरी 15 मिनट्स यहाँ पे डेटा जो है वो सेव होगा, और ये डेटा आपका स्टोर किया जाएगा फॉर 6 मंथ। ठीक है। एंड ये सेंड किया जाएगा आपके नेशनल एंड रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स को, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर। तो इन सेंटर्स को ये जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, जो डेटा स्टोर आपका हो रहा है वो सेंड किया जाएगा इन ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है। इन केस अगर फेलियर यहाँ पे हो जाता है या डेटा लॉस हो जाता है तो डेवलपर्स जो हैं दे मस्ट अलर्ट ऑल द स्टेक होल्डर्स विद इन योर 15 मिनट्स। ठीक है। तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसी के साथ जो AVS है, इस यहाँ पे क्या बोला है? इट मस्ट हैव अ 10 मीटर हाइट। ठीक है। स्टेनलेस स्टील गाइड वायर्स यहाँ पे होनी चाहिए, एंड बी माउंटेड ऑन अ कॉन्क्रीट बेस। तो ये सारी गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है आपके सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी द्वारा। ठीक है। यहाँ पे बोला गया है जो यहाँ पे सोलर बैटरीज हैं ये 20 दिन का यहाँ पे आपका जो है, मतलब 20 दिन तक ये चल जाए विदाउट सनलाइट, ऐसा यहाँ पे आपको ऐसे ही सोलर बैटरीज यूज करनी होंगी। ठीक है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये अप्लाई होता है यूटिलिटी स्केल सोलर फोटोवोल्टाइक एंड कॉन्क्रीटेड सोलर पावर प्लांट, ऑनशोर विंड हाइब्रिड प्लांट्स। तो इन सब में ये आपका जो है अप्लाई होता है ऑफ अ 50 मेगावाट प्लस। ठीक है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला है? इसका पर्पस क्या है? AWS डेटा जो है ये हेल्प करेगा वेदर फोरकास्टिंग, ग्रिड प्लानिंग में, और हमारा जो गोल है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी का 2030 तक, इसे सपोर्ट करने में भी ये हमारा हेल्प कर रहा है। ठीक है। इसे सपोर्ट करने के लिए इसको अचीव करने में ये हमें मदद कर रहा है। ठीक है। नाउ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की बात करें तो इसके चेयरपर्सन है घनश्याम प्रसाद, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और इसे 1951 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल को-चेयर अपकमिंग कोडेक्स वर्क प्रपोजल टू डेवलप इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स फॉर विच 2 प्रोडक्ट्स?
as highlighted during the 88th session of Executive Committee of Codex Alimentarius Commission, जो आपकी रोम इटली में हुई थी FAO के हेडक्वार्टर में, ठीक है। तो रिसेंटली यहाँ पे क्या हाईलाइट किया गया था कि इंडिया जो है को चेयर करेगा आपके कोडेक्स वर्क प्रपोजल्स को, ठीक है, टू डेवलप इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स फॉर टर्मरिक एंड ब्रोकली। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। फाइन। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की बात करें, इसके चेयरपर्सन है डॉक्टर एलान एजिगली। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है रोम इटली में और 1963 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। Now next up question है, according to the Malaysian Palm Oil Board in 2024 which country became the largest importer of a germinated palm oil seeds from Malaysia? So recently Malaysian Palm Oil Board जो है इन्होंने बताया है कि इंडिया जो है ये लार्जेस्ट इम्पोर्टर आपका रहा है जर्मिनेटेड पाम ऑयल सीड का फ्रॉम मलेशिया। ओके, नाउ अब यहाँ पे इंडिया ने 3.03 मिलियन टर्न्स ऑफ पाम ऑयल जो है वो आपका इंपोर्ट किया है मलेशिया से। साथ में ही अब बात कर लेते हैं टारगेट की। तो इंडिया का टारगेट है अंडर द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल पाम के तहत कि इंडिया एक्सपैंड करेगा पाम ऑयल कल्टिवेशन टू 1 मिलियन हेक्टेयर्स बाय 2025-2026 एंड अचीव करेगा 2.8 मिलियन टर्न्स ऑफ क्रूड पाम ऑयल प्रोडक्शन बाय 2029-2030। Now next आपका क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एमलगेशन प्रोसेस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ऑफ जुलाई 2025। सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका है ड्यूरिंग द फेज 1 जो 2005 से 2010 के बीच में था, जो आरआरबीज आपके थे, नंबर ऑफ आरआरबीज ये 196 थे और इसे रिड्यूस करके 82 कर दिया गया था, ठीक है, इनको मर्ज कर दिया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका फेज आया था 2012 से 2014 के बीच में एंड फेज थर्ड आपका इनिशिएट किया गया था 2019 में, ठीक है। तो इस दौरान आपके 82 जो आरआरबीज थे उनको मर्ज करके फिर 43 आरआरबीज जो है आपके रह गए थे एंड जो फोर्थ फेज था आपका जो फर्स्ट में 2025 से स्टार्ट हुआ था, इस फेज में आपके 43 से 28 आरआरबीज अब कर दिए गए हैं, जिसमें 26 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज आपकी मतलब इनके आपके आरआरबीज हैं। बेसिकली इट कम्स अंडर द 1 स्टेट 1 आरआरबी। सो कौन सा स्टेटमेंट नेक्स्ट आपका पॉइंट है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड लास्ट सेज ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो ये सारे तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। नाउ इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे आरआरबीज आपके हैं उन्हें स्टैब्लिश किया गया था 1975 में अंडर दी ऑर्डिनेंस डेटेड 26 सितंबर 1975 अंडर दी आरआरबी एक्ट 1976। और अगर यहाँ पे बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आरआरबीज में सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सरिंग बैंक एंड स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे शेयर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, स्पॉन्सरिंग बैंक आपका 35 एंड स्टेट गवर्नमेंट का 15% का होता है, ठीक है। ऐसे ही ऑथराइज कैपिटल आपकी आरआरबी की क्या है 2000 करोड़ की एंड मिनिमम इशूड कैपिटल आपकी है आरआरबी की 1 करोड़ की। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली सेबी ने लॉन्च किया है सामूहिक प्रतिवेदन मंच, मतलब एक पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू सिंप्लीफाई द कंप्लायंस फॉर स्टॉक ब्रोकर्स। तो बेसिकली जो ब्रोकर्स आपके अलग अलग मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस में रजिस्टर्ड होते हैं, तो उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म में कंप्लायंस रिपोर्ट देनी होती थी। तो अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, एक ही पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है जहाँ पे सारे ही आपके जो स्टॉक एक्सचेंज है वो अवेलेबल होंगे और एक ही जगह पे रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होगी, मतलब जो ब्रोकर्स होंगे उनको एक ही जगह पे रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करनी होगी। तो यहाँ पे डुप्लीकेसी का जो चीज होती थी कि हर एक को अलग अलग करना पड़ता था, वो चीज नहीं होगी, ठीक है। नाउ आंसर यहाँ पे क्या है कि सेबी ने इसे लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, एनएसई के कोलैबोरेशन में से लॉन्च किया गया था। नाउ सेबी की बात करें तो इसके करंट चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे, हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। फाइन। Now next is, which state's forest department launched the first of its kind plant conservation program to restore 14 critically endangered plant species in the western Himalayas? तो इनमें से कौन सा स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जिसने लॉन्च किया है इस टाइप का इनिशिएटिव कि वो रीस्टोर करेंगे 14 क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज को? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज अनाउंस्ड बाय द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी और ये जो इनिशिएटिव है इसको सपोर्ट करेंगे उत्तराखंड स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड अलॉन्ग विद द IUCN रेड लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 14 क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज जो हैं उनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हिमालयन जेंटियान, व्हाइट हिमालयन लिली, रेड ग्रेन ऑर्चिड,
गोल्डन हिमालयन स्पाइक, दून चीज वुड, ठीक है। तो इन सबको यहाँ पे जो है एंडेंजर्ड लिस्ट में ये है और इनको रिस्टोर करने की बात की गई है। Now next आपको क्वेश्चन है, अंडर द नेशनल सिकल सेल एनीमिया elimination mission, the Ministry of Health and Family Welfare announced that 6 crore people have been screened for sickle cell diseases. By which year? Next is, by which year does India aim to eliminate sickle cell anemia डिजीज एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम? तो रिसेंटली जो आपका नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन है, इसके तहत हमने जो है 6 करोड़ लोगों को स्क्रीन यहाँ पे किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 7 करोड़ में पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, स्टार्टिंग क्वेश्चन है कि इंडिया का मिशन क्या है या इंडिया का एम क्या है कि कब तक हमको आपका नेशनल सिकल सेल एनीमिया डिजीज जो है उसको भगाना है, उसको एलिमिनेट करना है एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो इट इज योर 2047, हमारा मिशन है 2047 तक हमें जो है इसको उखाड़ फेंकना है, ठीक है। अब जो ये मिशन है ये कब लॉन्च किया गया था? ये आपका 2023 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। नाउ नाउ यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो आपको नोट करने हैं। अब 6 करोड़ की हमने बात की थी कि इनको स्क्रीन किया गया है, जिसमें से 2.15 लाख जो है डायग्नोज किए गए हैं एज अ सिकल सेल डिजीज एंड 16.7 लाख आइडेंटिफाइड एज अ कैरियर्स, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे स्टेट्स जिन्होंने एक्सीड किया है टारगेट को, जैसे एमपी हो गया, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तराखंड एंड कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हाई केसेस हमें सिकल सेल डिजीज के देखने को मिले हैं, जिसमें से आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे स्टेट में सबसे ज़्यादा केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे अभी तक 2.6 करोड़ हेल्थ कार्ड जो हैं एज ऑफ जुलाई यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, और स्क्रीनिंग जो है ये आपकी की गई थी यूजिंग दी पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग किट्स फॉर योर accurate result. Okay. Next is, which UK-based university recently inaugurated its campus in Gurugram, Haryana, becoming the first fully foreign university to open in India under the UGC's 2023 regulation. तो यहाँ पे इंडिया के गुरुग्राम हरियाणा में एक यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी है जिसका कैंपस आपका इनॉग्रेट किया गया है, और इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? इट इज यूनिवर्सिटी ऑफ साउथम्पटन, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने और जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी, इन दोनों ने इनॉग्रेट किया था इस यूनिवर्सिटी के कैंपस को गुरुग्राम हरियाणा में। और ये जो कैंपस है ये 6 डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे जो है प्रोवाइड करेगा। 4 आपके अंडर ग्रेजुएट होंगे, जैसे BSc इन बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स में, और 2 PG आपके कोर्सेज यहाँ पे रहेंगे, MSc इन फाइनेंस एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट, ठीक है। Now next is, what is the name of a new mascot unveiled by the Nirmala Sitharaman, our finance minister, for income tax department during the 166th income tax day celebration? तो इनमें से कौन सा मैस्कॉट है जो रिलीज किया गया है? यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैस्कॉट है जिसका नाम है मधुकर। ये रिलीज किया गया था 167 इनकम टैक्स सेलिब्रेशन का जो इवेंट हुआ था वहां पे न्यू दिल्ली में ये आपका इवेंट हुआ था। फाइन। Now next question है, in July 2025 SEBI renewed the recognition of which entity as a official clearing corporation for a period of a 3 year? तो recently जो आपकी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो रिकॉग्निशन है वो अभी 3 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पूछ जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ इसका अभी 31 जुलाई 2025 से इंक्रीज करके 30 जुलाई 2028 तक इसको आपका रिन्यू कर दिया गया है, ठीक है। अदर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ICCL आपका इंक्लूडेड है, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देन मेट्रोपॉलिटन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये आपके अदर एग्जाम्पल है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के। Now next आपका क्वेश्चन है, which ISRO center sign a MOU with a National Institute of Ocean Technology, that is NIOT, for development of a human occupied vehicle मत्स्य 6000 under the समुद्रयान प्रोजेक्ट? तो इनमें से कौन सा आपका सेंटर है इसरो का जिसने रिसेंटली MOU साइन किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस ह्यूमन ऑक्यूपाइड व्हीकल मत्स्य 6000?
तो इट इज योर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। आपका इसरो का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने यहाँ पे MOU साइन किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस HOV मत्स्य 6000। ठीक है, मत्स्य 6000 क्या है? इट इज सबमर्सिबल। ठीक है, ये आपका बेसिकली समुद्र में जाके ये रिसर्च पर्पस के लिए हमारा काम आएगा। और इसमें जो ह्यूमंस हैं 3 ह्यूमंस इस कैप्सूल में जो है जा सकते हैं। ठीक है, ये स्पेरिकल कैप्सूल है, पर्सनल कैप्सूल, जो आपका 2260 मिलीमीटर डायमीटर का रहेगा। इसमें टाइटेनियम अलॉय यूज किया गया है विद 6% एल्यूमिनियम, 4% वेनेडियम, एक्स्ट्रा लो इंटरस्टिशियल ग्रेड। एंड इसकी वॉल थिकनेस आपकी 80 mm की रहेगी। और क्रू मेंबर कितने जा सकते हैं इसमें? 3 मेंबर्स इसमें जो है जा सकते हैं। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी की, तो इसके डायरेक्टर हैं बालाजी रामकृष्णन। हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसे 1993 में स्टैब्लिश किया गया था। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात करें तो इसके डायरेक्टर हैं S उन्नीकृष्णन नायर। हेडक्वार्टर त्रिवेंद्रपुरम केरला में है और स्टैब्लिश किया गया था 1963 में। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे ओबिचुरी की। तो डिशुम गुरु या शिबू सोरेन या फिर गुरुजी, ये तीनों नाम इन्हीं शख्स के हैं जिनकी आप इमेज देख रहे हैं। इनका रिसेंटली डेथ हुआ है एंड इन्होंने एज अ CM ऑफ झारखंड जो है इन्होंने सर्व किया है। ये 3rd CM बने थे झारखंड के और इन्होंने 2005 में और 2008 से 9 के बीच में जो है सर्व किया है एज अ CM ऑफ झारखंड। ठीक है, इन्हें ट्राइबल कम्युनिटीज जो है जो झारखंड की ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वो इन्हें डिशुम गुरु या फिर गुरुजी के नाम से जानती हैं। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनवील किया है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी। जो पहली कोऑपरेटिव पॉलिसी थी वो कब आई थी? 2002 में आई थी। अब इतने सालों बाद 20+ ईयर्स बाद आपका जो है ये पॉलिसी लाई गई है। एंड 2025 की ये पॉलिसी है जिसका मेन एम क्या है? विकसित भारत। इसका मेन एम है हमें बनाना है विकसित भारत बाय दी 2047 थ्रू सहकार से समृद्धि। ठीक है, ये इसका मेन एम है। ठीक है, इस मिशन के तहत यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा स्मॉल कोऑपरेटिव यूनिट्स को। ठीक है, जो प्रोफेशनल है, ट्रांसपेरेंट है, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है। ठीक है, दे आर अकाउंटेबल, इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट, उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, एंड इंश्योर किया जाएगा एटलीस्ट 1 कोऑपरेटिव यूनिट आपकी स्टैब्लिश की जाए हर एक गांव में। ओके, साथ में ही यहाँ पे 40 मेंबर की एक कमिटी जो है वो बनाई गई है। एंड इसके हेड आपके होंगे सुरेश प्रभु, जिन्होंने बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड विजन कॉर्पोरेशन पॉलिसी जो है वो हमें दी है टू इंडियाज कॉर्पोरेटिव सेक्टर। ठीक है, साथ में ही ये भी बोला गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है इन्होंने प्रिपेयर किया है डिटेल प्लान कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स का, जैसे टूरिज्म के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए, इंश्योरेंस और टैक्सी सर्विसेज के लिए। ओके, नाउ की फीचर क्या है इस पॉलिसी के? जो ये आपकी न्यू पॉलिसी है ये 6 पिलर्स पे आपके बेस्ड है। ठीक है, पहली है स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशनल सिस्टम, दूसरा है प्रमोट करना वाइब्रेंसी इन एग्जिटिंग कॉर्पोरेटिव्स, प्रिपेयर करना फ्यूचर चैलेंजेस थ्रू डिजिटलाइजेशन एंड इनोवेशन, नेक्स्ट है एनहांस करना इंक्लूसिविटी एंड आउटरीच, expand into emerging sectors and engaging youth and building capacity for future generation। ठीक है, इसी के साथ हमारा टारगेट क्या है कि हमें ट्रिपल करना है। ठीक है, इस पॉलिसी का टारगेट है कि हमें ट्रिपल करना है कंट्रीब्यूशन आपके कोऑपरेटिव सेक्टर का टू इंडियाज GDP बाय द ईयर 2034। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अबाउट योर सजेशन। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे आपको। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।